लियांग यू ने जैंगी को देखा और कहा, हमें घर कॉल करना चाहिए, बताएं कि हम सेफ हैं। क्या पता ब्लिजर्ड सिटी की सिचुएशन कैसे हो रही हो, कम से कम घर वाले न घबराएं। जैंगी ने कुछ देर सोचने के बाद बोला, हाँ बता देते हैं, ताकि वो वरी ना करे। वैसे मुझे एक चीज की ज्यादा फिक्र हो रही है। जैंगनिन सिटी हेवनली सी सिटी के पास है। अगर इक्लिप्स मून वहां भाग गए तो अभी के हेवनली सी सिटी के स्ट्रेंथ के मुताबिक उसको डिफेंड करना इम्पॉसिबल होगा। जैंगी की आंखें सीरियस हो गई। उसने सैटेलाइट फोन निकाला। जो फोन्स वो सब यूज करते थे वो इनक्रिप्टेड थे और रिवर्स आउट डोमेन भी इन्हें मॉनिटर नहीं कर सकता था। जैंगी को यान शिनशिन के स्किल्स पे पूरा भरोसा था। कुछ देर सोचने के बाद जैंगी ने यान शिनशिन को कॉल किया। यान शिनशिन शेल्टर में सबसे इंटेलिजेंट थी और वो सिचुएशन को कामली एनालाइज करके डिसीजन लेती थी। कॉल जल्दी कनेक्ट हुई और जैंगी ने शिनशिन की वरीड आवाज सुनी जो काफी अर्जेंट थी। ब्रदर जैंगी, आप ब्लिजर्ड सिटी में कैसे हो? हम लोग तो यहाँ डर से मरे जा रहे हैं। जैंगनिन सिटी में जो डेथ ऑफ लव का एक्सप्लोजन हुआ था उसका लाइट हेवनली सी सिटी तक महसूस हुआ था। हेवनली सी सिटी के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टेम्पररी काम करना बंद कर दी गई थी। यांग शिनशिन का घबरा जाना लाजमी था। जैंगी ने उसकी फिक्र सुन के मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, हम सब बिल्कुल ठीक है। क्या हेवनली सी सिटी में कुछ अनयूजुअल हो रहा है? यांग शिनशिन ने एक लंबी सांस ली। यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी खास नहीं हो रहा, सब कुछ पीसफुल है। ये सुन के मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। जैंगी ने सोचा, कुछ भी हो, बस मैं चाहता हूँ कि हमारा बेस कैंप शांति से रहे। जैंगी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, याद रखना ये सीक्रेट रहेगा। अगर तुम्हें पता चले तो बस तुम्हें ही पता होना चाहिए। शेल्टर के बाकी लोगों को अभी ये सब जानने की जरूरत नहीं है। यांग शिनशिन ने इंटरेस्ट से कहा, क्या हुआ? जैंगी ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी की और कहा, ब्लिजर्ड सिटी का मिशन इक्लिप्स मून को हराने का फेल हो गया है। इक्लिप्स मून की करंट सिचुएशन अभी अननोन है। हेवनली सी सिटी जैंगनिन सिटी के बहुत पास है। तुम शेल्टर के अंदर रहना, अगर कुछ भी गलत लगे तो तुरंत मुझे नोटिफाई करना और बेसमेंट में छुप जाना। जियो होंगलियांग और बाकी सबको भी बता देना, लेकिन इक्लिप्स मून के बारे में मत बताना। बस उन्हें कहना कि वो अपने आसपास के हर चीज से हमेशा कॉशियस रहे और किसी भी वक्त शेल्टर में छुपने के लिए रेडी रहे। शेल्टर का सेफ्टी लेवल इतना हाई है कि अगर इक्लिप्स मून का कोई भी बंदा डेथ ऑफ लव से बचकर आया हो तो वो शॉर्ट टाइम में हमारे शेल्टर को तोड़ नहीं सकता। यांग शिनशिन ने जैंगी के शब्दों को ध्यान से सुना और थोड़ा सा चिंतित होकर कहा, ठीक है, मैं समझ गई। वैसे मैं भी इक्लिप्स मून पर कुछ रिसर्च कर रही हूँ। मुझे लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग है। मैं जब ऑर्गेनाइज कर लूंगी तो तुम्हें भेज दूंगी। जैंगी का चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। सच में? रिवर्स आउट डोमेन ने भी इक्लिप्स मून के बारे में कुछ रिसर्च की थी, पर उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ये तुमने कैसे किया? यांग शिनशिन ने थोड़ी मुस्कान के साथ कहा, रिवर्स आउट डोमेन के प्रोग्रामर्स का मुझसे क्या कंपैरिजन। हालांकि उनके पास डिस्ट्रिक्ट की यूनिक इक्विपमेंट एडवांटेज है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में वो मेरे लेवल पे नहीं आ सकते। जैंगी ने हंसकर जवाब दिया, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी उनके पास अपनी आयरन राइस बोल्स है। दुनिया के टॉप टेक्निकल मशीन मास्टर्स, खास करके हैकर्स, कभी भी ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन में काम नहीं करते। यांग शिनशिन इस बात का परफेक्ट एग्जांपल है। यांग शिनशिन ने अपने काम को चलाते हुए जवाब दिया, तो अब तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन भेज दूंगी, तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैंगी ने स्माइल करते हुए फोन रख दिया। थोड़ा सोचने लगा कि इक्लिप्स मून के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिल पाई थी उससे क्या नया पता चल सकता है। दोनों थोड़ी देर के लिए कैजुअली बात कर रहे थे। काफी टाइम हो गया था मिलके। यांग शिनशिन और जैंगी के बीच काफी बातें थी। जब से उसकी लेग्स ठीक हुई थी उसका नेचर भी काफी खुश हो गया था। आखिरकार जैंगी को पता नहीं क्यों, लेकिन वो सबकॉन्शियसली बोल गया, अपना ध्यान रखना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना। यांग शिनशिन का चेहरा खुशी से चमक गया। वो पूरी तरह से खुश थी और जैंगी से पूछा, भाई क्या तुमने सिर्फ मुझे कॉल किया है? जैंगी थोड़ा सरप्राइज्ड होकर बोला, बिल्कुल, मैंने पहले तुम्हें कॉल किया, तुम समझ गई ना? यांग शिनशिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई सच में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। उसके चेहरे पे एक अजीब सी ब्लश थी जो थोड़ी सी शर्म और खुशी का कॉम्बिनेशन था। जैंगी ने हंसी के साथ जवाब दिया, बस मुझे लगा तुम ही हो जिससे बात करना, जो इस बात को शांति से हैंडल कर सकती है। अगर शोकीर या कोई और होता तो वो डर जाता और परेशान हो जाता। तुम दोनों ही, तुम और तुम्हारा काम नेचर सबसे ज्यादा यूजफुल है। यांग शिनशिन ने अपना चेहरा नीचे किया, अपनी लंबी बालों के नीचे अपनी आंखों को छुपाते हुए। शिनशिन अपने भाई को कभी भी निराश नहीं करेगी। शिनशिन कभी बर्डन नहीं बनेगी। मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। जैंगी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। उसने सोचा, मैं कभी तुम्हें बर्डन नहीं समझता शिनशिन, तुम तो हमेशा मेरे लिए एक मददगार रही हो। यांग शिनशिन ने अपनी आंखों में हल्का सा इमोशन के साथ, हल्की मुस्कान के साथ सर हिलाया। शुक्रिया भाई। कॉल खत्म हुई और जैंगी ने फोन साइड में रखा। दोनों हाथ से अपने सर को पकड़कर सोचने लगा कि अगला कदम क्या होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यांग शिनशिन अपनी नाजुक सफेद उंगलियों से सैटेलाइट फोन को टाइटली पकड़कर धीरे धीरे ज़ोकीर के मेडिकल रूम की तरफ जा रही थी। यांग शिनशिन ने डोर खोला और अंदर आई। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी शक्ल थोड़ी सी बेजान थी और वो थोड़ी परेशान भी लग रही थी। उसने ज़ोकीर से कहा, आज हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। यांग शिनशिन ने ज़ोकीर को देखा और एक रिक्वेस्ट की। यांग शिनशिन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, अपने हाथ पीछे करते हुए, और ज़ोकीर को चंचल तरीके से देखा। सिस्टर,
शिनशिन को अपने भाई की मदद के लिए ज्यादा ताकत चाहिए, तो चलो शुरू करते हैं। जोकीर ने यांग शिनशिन की मुस्कुराहट देखी, उसके दृढ़ संकल्प को समझा और धीरे से शाय किया। ठीक है फिर, जोकीर ने ज्यादा नहीं कहा और यांग शिनशिन को एक ऑपरेटिंग टेबल पे ले गई। यांग शिनशिन ने अपने जूते उतार दिए, फिर वो ऑपरेटिंग टेबल पर चढ़ गई और मुस्कुराते हुए लेट गई। जोकीर ने बिना इमोशन के उसके हाथ और पैर रीस्ट्रेन डिवाइस से बांधे और बॉडी को रीस्ट्रेन बेल्ट से बांध दिया ताकि वो अगले एक्सपेरिमेंट में स्ट्रगल न कर सके। पूरे प्रोसेस के दौरान यांग शिनशिन के चेहरे पर एक मुस्कान थी। जोकीर को थोड़ा दर्द हुआ, उसने गहरी सांस ली और एक बार फिर यांग शिनशिन को याद दिलाया, अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तुम्हें रिग्रेट करना है तो कर लो, मैं सच में डर रही हूँ कि तुम ये दर्द झेल नहीं पाओगी। यांग शिनशिन ने धीरे से आंखें बंद करते हुए बोला, सिस्टर चलो शुरू करते हैं। जोकीर ने और कुछ नहीं बोला, उसने एक ट्रांसपेरेंट सेल्फ पुश की जो एक एक्रिलिक बॉक्स था और वो बस यांग शिनशिन के सर के आसपास फिट हो गया। जब डिवाइस सेट हो गया, जोकीर ने हार्ट रेट डिटेक्शन डिवाइस यांग शिनशिन से जोड़ दिया। यांग शिनशिन को देखते हुए जो अपनी आंखें बंद करके एक्सपेरिमेंट शुरू होने का इंतजार कर रही थी, जोकीर ने वाल्व खोला जो एक्रिलिक वाटर टैंक से कनेक्टेड था। पानी ने फ्लो करना शुरू किया और धीरे से यांग शिनशिन के सर तक पानी भर गया। यांग शिनशिन के चेहरे पर एक दर्द भरी एक्सप्रेशन थी, वो इंस्टिंक्टिवली स्ट्रगल कर रही थी। 1 मिनट बाद उसकी स्ट्रगल धीरे धीरे कम होती गई और उसका हार्ट रेट बहुत तेजी से गिरने लगा। जोकीर की नजर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर टिक गई जो अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गया था, लेकिन जोकीर ने पानी का वाल्व खोलने की जल्दी नहीं की। वो अभी भी यांग शिनशिन को देख रही थी और अपने वॉच को देखकर इंतजार कर रही थी। 2 मिनट गुजर गए लेकिन यांग शिनशिन के बॉडी में कोई बदलाव नहीं आया। फिर जोकीर ने जल्दी से पानी का वाल्व खोला और उसके हाथ ट्रांसपेरेंट हो गए। उसके हाथ सीधा यांग शिनशिन के चेस्ट तक गए। एक हाथ उसका दिल पकड़ के रखा और दूसरा हाथ उसके लंग्स के पास था। फिर उसने अपने डॉक्टर के एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन शुरू कर दिया। ज्यादा समय नहीं गुजरा था कि यांग शिनशिन का हार्ट बीट दोबारा चलना शुरू हो गया। वो स्ट्रगल करते हुए ऑपरेटिंग टेबल से उठती है और पानी का एक पूल थूक कर निकलती है। जब वो होश में आई, उसने अपने शरीर को पहली बार महसूस किया, लेकिन इस बार उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। क्या एक्सपेरिमेंट फेल हो गया? यांग शिनशिन का चेहरा थोड़ा उदास था। जोकीर ने शांति से याद दिलाया, मैंने तुम्हारे सेल्स का स्टडी किया है और वो सच में गामा रे से प्रभावित हुए हैं और कुछ हद तक म्यूटेटेड भी हो गए हैं, लेकिन ये फिनोमेनन पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में अक्सर क्रिएचर्स में देखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर सुपर पावर जरूर जागृत होंगे, तुम्हें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। नियर डेथ एक्सपीरियंस सबसे अच्छा स्टिमुलेंट होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर तुम इस स्टेट में अपने सुपर पावर्स जागृत नहीं कर पाई तो तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे। जोकीर ने यांग शिनशिन को देखते हुए अपना दुख का इजहार किया। अपने सुपर पावर्स जगाने के लिए जो उसने दर्द भरे रास्ता चुना था, वो देखकर उसे दर्द हो रहा था। अगर तुम चाहती हो, तुम्हारे पास एक आई सोल हो सकता है। जोकीर समझ गई थी कि यांग शिनशिन की इम्पोर्टेंस जैंगी के लिए कितनी ज्यादा थी। एक कंप्यूटर जीनियस और एक सुपर ब्रेन वाली लड़की जो जैंगी की पहली चॉइस होती, उसे आई सोल देने के लिए। यांग शिनशिन ने अपने सर के ऊपर लाए हुए शैडोलेस लैम्प को एक्सप्रेशनलेस नजरों से देखा और बोली, मैंने हमेशा ये माना है कि आई सोल का अवेकनिंग मेथड अधूरा है। सिस्टर, क्या तुम्हें वो कंक्लूजन याद नहीं? जो असली चीज सुपर पावर्स की ताकत को डिटरमाइन करती है वो है जब एक इंसान मौत के करीब हो, उसके दिल में जो ऑब्सेशन होती है वो उसकी पावर बन जाती है। जितनी ज्यादा उसके दिल में मौत का ऑब्सेशन होगा, उतनी ज्यादा उसकी सुपर पावर होगी। तुम्हारे पास जो पावर्स है वो सब ऑक्सिलरी है और ये मेरी सोच को कंफर्म करता है। अगर मुझे ज्यादा ताकत चाहिए तो मुझे ये मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि मेरा मन एक्सट्रीम तक पहुंच सके। यही वजह थी कि यांग शिनशिन ने पहले आई सोल को यूज करने से मना कर दिया था। उसके अपने आइडियाज थे। वो चाहती थी कि वो अपने आप को जैंगी के आसपास एक यूनिक और अलग इंसान बनाए। जोकीर ने गहरी सांस ली और उसे तसल्ली देने की कोशिश की। अगर तुम्हें सुपर पावर्स नहीं भी मिलती, तुम फिर भी जैंगी की मदद कर सकती हो। यांग शिनशिन ने अपना सर हिला दिया। वो अलग बात है, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी पावर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और मुझे ये समझ आता है कि जैंगी के लिए मैं हमेशा वो नर्म और कमजोर छोटी लड़की ही रहूंगी जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। जैंगी को ये नहीं पता कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं उसके साथ हर मुश्किल का सामना करूँ और साथ मिलकर लड़ूं। जोकीर ने यांग शिनशिन के रिस्ट्रेंट खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन यांग शिनशिन ने ठंडा और थोड़ा अच्छे तरीके से कहा, आगे बढ़ो। जोकीर के हाथ हवा में फ्रीज हो गए। क्या तुम? वो शॉक थी और कुछ कह नहीं पाई। मौत के करीब होने का जो एक्सपीरियंस होता है वो कोई भी नहीं चाहता, और यांग शिनशिन सच में ये प्लान कर रही थी। यांग शिनशिन ने जोकीर को देखा जो अब स्टन थी और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम यहाँ नहीं हो? मैं सच में नहीं मरने वाली हूँ, लेकिन अगले बार में तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। मौत का जो डिसअपियर होता है उसे फील करना शायद ही और ज्यादा इफेक्टिव होगा। जोकीर अपनी कजन को देखकर थोड़ा कांप रही थी।
उसे थोड़ा डर लग रहा था। ये कजन थोड़ी डरावनी थी, पर वो यांग शिनशिन की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे बस थोड़ा सा सावधानी के साथ दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू करना पड़ा। यांग शिनशिन मरने वाली नहीं थी, पर मौत के करीब होने का जो एहसास है उसे बार बार महसूस करना सिर्फ सोचने से भी काफी डर और घबराहट लाता है। जो कीर की दुआ थी कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो और उसकी तकलीफ बेकार ना हो। लिन हाई सिटी इक्लिप्स मून के बचे हुए फौजियों ने जिंगनिन सिटी छोड़ने के बाद दोबारा लिन हाई सिटी का रुख किया। इस वक्त सिर्फ ये जगह थी जहां उन्होंने अपने सफाई के काम को पूरा किया था, इसीलिए यहाँ कोई दुश्मन नहीं था। उस बैटल में उन्होंने गॉड स्क्वाड को हरा दिया और दोंगशिंगतोंग को मार दिया, लेकिन उन्हें भी काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। हानाओ, आगुत्सुमा नानाको, ताकीजावा ताकेशी, कामियानिची और आकुत्सु शिनिचिरो, ये 5 लोग उस बैटल में शहीद हो गए। ये इक्लिप्स मून के विकास में पहली बार हुआ था कि इतनी भारी जान का नुकसान हुआ हो, जो जेंगुजी के नेतृत्व में था। बचे हुए 8 लोग जो लिन हाई सिटी के भी परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे, अब बोट पे खड़े थे और धुंधला दर्द के साथ आगे की तरफ देख रहे थे। जब उन्होंने अपना शोक व्यक्त किया, जेंगुजी ने अपना ग्रे न्यूज बॉय कैप पहना और बोला, ये जंग हमारे लिए आशा से ज्यादा कठिन थी। मायूमी की भविष्यवाणी असर में थी, लेकिन सामान्य रूप से हम जीत गए। अगला कदम हमें उनके लिए और ज्यादा अशांति पैदा करना होगा। फिर उस मौके का फायदा उठाकर रिवरसाइड डोमेन के साथ बातचीत करनी होगी। ये सुनकर मायूमी ताकेउची का चेहरा कुछ उदास हो गया। उसने अपना सर नीचे करते हुए उदासी से कहा, उनकी मौत मेरी वजह से हुई। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। मेरी डेफिनेशन में कुछ गलत हुआ। जिंगुजी ने ये सुना और तुरंत मुड़कर उसके नरम कंधों को अपने हाथों में पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, मायूमी, ये तुम्हारा दोष नहीं है। ये तो एक्सपेक्टेड था कि हानाओ को मुश्किल होगी। तुमने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि गॉड स्क्वाड का कैप्टन अचानक आसपास आ जाएगा। लेकिन कामिया और दूसरे लोगों की मौत थोड़ी अजीब है। जिंगुजी की आंख में थोड़ी गहराई थी। वो 4 लोग महत्वपूर्ण युद्ध शक्तियां थे और अब वो सब मर गए हैं, जो उन्हें एक खास प्रभाव दे रहा है। इस वक्त फेंग हुआन ने अपने चश्मे को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए ठंडी आवाज में कहा, उस ग्रुप में मैंने एक बहुत ही खतरनाक इंसान से एनकाउंटर किया। सब लोग फेंग हुआन को देखने लगे। खतरनाक इंसान? कितना खतरनाक? क्या वो दोंगशिंगतोंग से भी ज्यादा खतरनाक था? जिंगुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ना, ये बिल्कुल अलग ही एहसास था, फेन हुआन ने कहा, और अपने दिमाग में उस दिन को याद करते हुए उसे थोड़ा शिवर महसूस हुआ। कामिया और आकुत्सु दोनों बहुत घायल होने के बाद मार दिए गए थे, लेकिन चाहे उनकी चोट कितनी भी गहरी थी, उन्हें गोली से मारना मुमकिन नहीं था। वो आदमी, वो एक बहुत ताकतवर स्पेस टाइप एबिलिटी यूजर है। उसकी बंदूक से निकली गोली की ताकत आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा थी। अगर वो सिर्फ एक स्नाइपर होता तो उससे डील करना आसान होता, लेकिन जब मेरे दोषी की गामी ने उसे अटैक किया तो उन्हें सीधा उसने अपने अंदर घुसा लिया। जब ये बात सबने सुनी तो उनके चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन आ गए। उस वक्त नोबुनागा ने अपना रास्ता खोलते हुए कहा, अगर तुम उस इंसान की बात कर रहे हो तो मुझे भी उसके बारे में कुछ याद आ रहा है। सबने नोबुनागा की तरफ देखा। वो थोड़ा हल्की आवाज में बोला, नानाको और ताकीजावा उसे चेस करते हुए गए थे और शायद उसी के हाथ उनकी मौत हुई हो। सभी क्लिप्स के लोग शॉक में थे। मतलब उनके 5 मरे हुए टीममेट्स में से 4 लोग को एक ही इंसान ने मारा था। वो कौन है? जिंगुजी ने मायूमी ताकेउची की परफॉर्मेंस को याद करते हुए सोचा और उसका चेहरा बहुत सीरियस हो गया। वो वही इंसान था जिसने मायूमी की भविष्यवाणी को फेल कर दिया। जब सबने ये बात सुनी तो सारे क्लूज क्लियर होने लगे। मायूमी ताकेउची की भविष्यवाणी उस इंसान के बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाई थी। उस इंसान के साथ जो भी एनकाउंटर हुआ उसकी तकदीर बदल गई। वो इंसान जो फेट के बाहर का था। मायूमी ताकेउची ने अपने आप से कहा, अगर इस ऑपरेशन में वो इंसान दोबारा शामिल होता है तो हमारी किस्मत बहुत खतरनाक हो सकती है, जब तक हम उसे मार न दें। जिंगुजी ने अपने आंखों में गहराई दिखाते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे इस स्नाइपर के बारे में ज्यादा जानना है। इसे मारने का मौका हमारे पास आएगा।